है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की आज शाम भाजपा कार्यालय में होगी बैठक। राज्य में जारी विकास योजनाओं पर होगा मंथन। सेना ने कुपवाड़ा के कामकरी इलाके में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की हमले की कोशिश की नाकाम। एक पाकिस्तानी मारा गया, 5 जवान जख्मी। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। गुजरात महाराष्ट्र में बारिश से हालात खराब। नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिरी, राहत और बचाव जारी। कमला हैरिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर घोषित की अपनी उम्मीदवारी। कहा, हर वोट हासिल करने के लिए करेंगी कड़ी मेहनत। पेरिस ओलंपिक में भारत निशानेबाजी के साथ अपने अभियान की करेगा शुरुआत। 10 मीटर मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन में 2 भारतीय जोड़ी दिखाएंगे अपना दम। मुक्केबाजी, हॉकी, बैडमिंटन के भी मुकाबले आज। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज पल्लेकेले में सूर्य कुमार यादव की बतौर कप्तान पहली सीरीज। आइए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं परिषद की बैठक हो रही है और नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत एट 2047। बैठक में विकसित भारत पर दृष्टि पत्र के प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्तावित है। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, सरकारी युक्तियों के वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए और ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की आज शाम दिल्ली के केंद्रीय भाजपा कार्यालय में बैठक होगी। बैठक में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ राज्यों में विकास योजनाओं पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक योजनाओं की बीजेपी शासित राज्यों में हो रही प्रगति पर भी समीक्षा हो सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है। ऐसे में राज्यों में आगे की रणनीति पर भी विचार हो सकता है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार ने आम बजट संसद में पेश किया है। गौरतलब है कि राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में हैं। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में होने वाली बैठक में बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की फीडबैक भी लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर मच्छल सेक्टर के कामकारी में एक अग्रिम सैन्य चौकी पर अज्ञात लोगों द्वारा गोलीबारी की घटना में 5 जवान घायल हो गए हैं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी व्यक्ति मारा गया है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये सीधी तस्वीरें मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी बताया जा रहा है कि ढेर हो चुका है और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन इस वक्त जारी है और तलाशी मुहिम भी इस वक्त चलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ये मुठभेड़ हुई है।
आगे बढ़ते हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। सीबीआई ने झारखंड के धनबाद से पवन नामक एक और युवक को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर सीबीआई की टीम ने थाना क्षेत्र के भाटबान तालाब में गोताखोरों की मदद से बोरी भी निकाली है और इस बोरी में कुछ टूटे हुए मोबाइल फ़ोन और पेपर लीक से कुछ अन्य चीज़ें भी मिली हैं। और दिलचस्प बात यह है सामने आ रही है कि पेपर और आंसर भेजना व लेन देन करने के लिए गिरोह के लोग अलग अलग मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड को तोड़कर फेंक दिया जाता था। सीबीआई अब इन मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक जाँच कराएगी, जिसमें अहम सुराग मिलने की संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अभियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओस में हैं और जयशंकर ने लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक से सिमडोन से मुलाकात की है और साथ में दोनों नेताओं ने रक्षा, विरासत संरक्षण, ऊर्जा, डिजिटल और क्षमता निर्माण में सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान साइबर स्कैम सेंटर के माध्यम से भारतीय नागरिकों की तस्करी का मुद्दा उठा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नागरिकों के बचाव और राहत में लाओ पीडीआर सरकार के निरंतर सहयोग की सराहना की है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक शुभकामनाएं प्रेषित की और डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लाओ पीडीआर की अध्यक्षता का पूर्ण समर्थन करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक में इतर तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। आगे बढ़ते हैं। आज राजस्थान उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने भारत के मजबूत नियंत्रण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जहां न्याय व्यवस्था उचित होती है, वह देश सफलता की तरफ बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश से गंभीर हालात हैं। मौसम विभाग ने आज 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग ने 8 जिलों पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और सतारा, चंद्रपुर, गोंदिया और महाचिरौली में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में बहुत बारिश का अनुमान जताया गया है। आगे बढ़ते हैं। नवी मुंबई के शहबाज गांव में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें कुछ लोग अंदर फंस गए। अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति के फंसे होने की आशंका है। पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए घटनास्थल पर है और शहबाज गांव नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में है। इमारत सुबह करीब 5 बजे ढह गई थी। और गुजरात की बात की जाए तो यहाँ मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश से गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में नवसारी और तापी है। नवसारी और सूरत में एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नवसारी में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। वहीं बड़ोदरा, सूरत और द्वारका में भारी बारिश से हालात खराब हैं।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पारिस्थितिक स्थल ASITA में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए। इसके साथ ही दिल्ली के LGV सक्सेना और उनकी पत्नी संगीता सक्सेना ने भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस साल सितंबर तक 80 करोड़ और मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर मेमोरियल के जरिए अग्निपथ योजना की वजह से देश के युवाओं को मिल रहे फायदे का जिक्र किया। खास बात यह है कि दुनिया के अन्य देशों में इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। तो क्या है अग्निपथ योजना में खास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जून 2022 को मोदी सरकार ने सशस्त्र बलों में सेवा देने के लिए भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी, जिसे अग्निपथ कहा जाता है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाता है। भले ही आज विपक्ष इस योजना को लेकर कई तरह के दावे करते हुए नजर आ रहा हो, लेकिन इस अहम योजना पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए युवाओं की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की जाती है। ये भर्ती ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की होती है। भर्ती होने पर पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद अग्निवीरों की तैनाती की जाती है। 4 साल बाद कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। रेटिंग देखकर मेरिट लिस्ट तैयार होती है, जिसमें से 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट कर दिया जाता है। बाकी जवान वापस आकर कोई और नौकरी या फिर कारोबार कर सकते हैं। अग्निपथ योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछली यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा। पीएम ने जोर देते हुए कहा कि ये योजना सिर्फ और सिर्फ देश की रक्षा के लिए लाई गई है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। आखिर क्यों हमें इस योजना की जरूरत पड़ी है, ये सवाल सबसे बड़ा है। लेकिन देश की रक्षा के लिए इस योजना को बड़ा परिवर्तनकारी सुधार माना जा रहा है। योजना युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है, जिससे सशस्त्र बलों की रूपरेखा युवा और गतिशील होगी। इसके अलावा अग्निवीरों के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज की व्यवस्था भी है। अग्निवीरों को सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने और अपने कौशल एवं योग्यता बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। योजना के जरिए नागरिक समाज में सैन्य भावना वाले अनुशासित एवं कुशल युवाओं की उपलब्धता भी होगी। बात करें वित्तीय लाभ की, तो 4 साल की सेवा में अग्निवीर जवान के वेतन से कॉर्पस फंड में 5,02,000 रुपये जमा होता है। इतना ही पैसा सरकार भी देती है। 4 साल बाद सेवानिधि पैकेज के तौर पर जवान को एक साथ 11,71,000 रुपये मिलेंगे।
जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेना के बयान के मुताबिक कर्तव्य पथ पर बलिदान हुए अग्निवीर को 48 लाख रुपए बीमा के और 44 लाख रुपए अनुग्रह राशि के मिलेंगे। साथ ही सेवा निधि की राशि भी मिलेगी। जो 4 साल की नौकरी थी उसका वेतन भी दिया जाएगा, जो 13 लाख से ज्यादा की राशि होगी। इसके अलावा सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से बलिदान जवान के परिजन को 8 लाख रुपए और आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 30,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर कोई अग्निवीर जवान ड्यूटी के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे दिव्यांगता के स्तर के आधार पर मुआवजा भी मिलता है। अगर कोई अग्निवीर जवान पूरी तरह यानी 100% दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए, 75% दिव्यांग होने पर 25 लाख रुपए और 50% दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल के पदों पर 10% आरक्षण और आयु सीमा में छूट देने के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट देने का ऐलान किया है। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों ने भी अग्निवीरों को नौकरी देने का ऐलान किया है। विपक्ष के दावों के विपरीत अग्निपथ योजना न केवल रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार का हिस्सा है, बल्कि कई अन्य देशों में भी इस तरह की योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। इजराइल में सैन्य सेवा पुरुषों और महिलाओं के लिए अनिवार्य है, जिसमें पुरुष 3 साल और महिलाएं 2 साल तक सेवा करती हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में सभी पुरुषों को सेना में 21 महीने, नौसेना में 23 महीने और वायुसेना में 24 महीने की सेवा देना अनिवार्य है। वहीं ब्राजील में 18 साल के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। ये अनिवार्य सेवा 10 से 12 महीने के बीच रहती है। इसके अलावा ईरान में 18 साल से अधिक आयु के पुरुषों को 24 महीने सेना में नौकरी करनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर डीआरडीओ के अध्यक्ष, महानिदेशकों, निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। और बुलेटिन में यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आगामी 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आपसी सहमति और समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाएगा। इस सप्ताह में वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना, दावे, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सेवा और श्रम से जुड़े मामलों सहित कई तरह के लंबित मामलों को शीघ्र निपटान के लिए लिया जाएगा। इस सप्ताह में सभी संबंधित पक्षकार और साथ में अधिवक्ता और सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठान शामिल हो सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए लोग सशरीर या साथ में आभासी रूप से भी भाग ले सकते हैं। लोक अदालतें नागरिकों को त्वरित और किफ़ायती न्याय प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आंध्र प्रदेश में आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2024-25 का बजट विकसित भारत का बजट है, जिसमें विशेषकर देश के आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है। बजट इज फोकस्ड विकसित भारत। दिस बजट इज फॉर लीडिंग टुवर्ड्स our nation towards 2047. In 2047, our country will be the progressive country, our country will be the global leader. So for that, the Amrit Kaal, this budget traveling towards that. This Union Budget 2024-25
announcement to support the boost of the economic growth as well as the support of Andhra Pradesh. और कमला हैरिस ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारी घोषित की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि आज मैंने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। मैं हर वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और नवंबर में हमारा जन संचालित अभियान जीतेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार व पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा रिजॉर्ट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। ट्रंप ने नेतन्याहू का गर्मजोशी से स्वागत किया और पत्रकारों से कहा कि उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्होंने उनके बीच तनाव के किसी भी संकेत को खारिज कर दिया। लगभग 4 वर्षों से दोनों नेताओं की ये पहली बैठक थी। वहीं नेतन्याहू ने ट्रंप से मिलने से पहले जो बाइडेन और कमला हैरिस से भी मुलाकात की। ट्रंप ने फ्लोरिडा के बीच स्थित अपने मार-ए-लागो एस्टेट पर इजरायली नेता पर स्वागत किया और साथ ही नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा के 5वें दिन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। 9 महीने पहले हमास के साथ इजरायल का युद्ध शुरू होने के बाद ये नेतन्याहू की पहली विदेश यात्रा है। और अब खबर पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। तो पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी रोइंग, निशानेबाजी, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी और मुक्केबाजी की स्पर्धाओं में अपना अभियान की शुरुआत करेंगे। आज भारत का शेड्यूल इस प्रकार है। रोइंग में पुरुषों की सिंगल स्किल हिट आयोजित होगी और साथ में आप देख रहे हैं 27 जुलाई भारत का ये शेड्यूल है। निशानेबाजी 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन राउंड है ये। और आपको बता दें कि निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड पुरुष वर्ग का है ये। पेरिस ओलंपिक की आज शुरुआत हो चुकी है और निशानेबाजी की अगर बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड ये महिला वर्ग का हम आपको बता रहे हैं। और टेनिस की अगर बात करें तो पुरुष युगल राउंड ऑफ 32 आज का जो भारत का शेड्यूल है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और बैडमिंटन में पुरुष एकल ग्रुप स्टेज है ये भारत का शेड्यूल है और इसमें कई और भी स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हॉकी की बात करें तो भारत बनाम न्यूजीलैंड ये भी ग्रुप स्टेज है। और आपको बता दें कि मुक्केबाजी में 54 किलोग्राम भारत वर्ग ये महिला वर्ग के लिए है। और आज पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज़ हो चुका है और ये इसका शेड्यूल आपने आपको बताया। पेरिस ओलंपिक और ओलंपिक इतिहास के ग्रीनेस्ट गेम्स होंगे और आयोजन समिति ने पेरिस ओलंपिक को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पेरिस ओलंपिक के 95% ओलंपिक ढांचे का दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। खेलों के आयोजन के लिए सिर्फ एक स्थायी आयोजन स्थल का निर्माण किया गया है। भोजन में भी 60% से अधिक विकल्प शाकाहारी हैं, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट्स भी में कमी आएगी। पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजन समिति ने इस बार पर्यावरण के अनुकूल खेलों का आयोजन करने का प्रण लिया है। आयोजकों ने पेरिस ओलंपिक 2024 का प्रचार अब तक के सबसे ग्रीनेस्ट ओलंपिक के रूप में किया है। इस बार के ओलंपिक खेलों के आयोजन में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा पिछले ओलंपिक खेलों के मुकाबले आधी हो जाएगी। पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने खेलों के लिए नए स्टेडियम और आयोजन स्थल बनाने में भी कटौती की है। नए आधारभूत ढांचे के निर्माण की सामग्री में भी लकड़ी को प्रमुखता दी गई है। वहीं लो कार्बन कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कोशिश है कि ओलंपिक से जुड़े हितधारकों तथा खेल प्रशंसकों को जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति भी आगाह किया जाए, ताकि दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को बल मिल सके। फ्रांस में भारत के राजदूत भी आईओसी की इस पहल को बेहतर बता रहे हैं। Several of these events are now taking place in temporary stadiums and venues that have been built across the city. Incidentally, some of the games will obviously go outside the city of Paris to other areas
It's also the most sustainable Olympics ever, because they haven't built this mega infrastructure all around, which usually are not utilized afterwards. They've built an Olympics village in the most depressed part of the Paris region, the poorest part of the Paris region, in a way to revitalize it. And they've built an aquatic center. Everything else is either in temporary venues or on renovated old structures. And of course, the farthest venue is several time zones away in the Pacific, in the Tahiti. आइए समझते हैं कि पेरिस ओलंपिक किस तरह अब तक के सबसे इको फ्रेंडली गेम्स होने जा रहा है। पेरिस ओलंपिक खेलों के इतिहास में अब तक के सबसे ग्रीनेस्ट गेम्स होंगे। 95% ओलंपिक ढांचे का ओलंपिक के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के आसपास अस्थायी स्टेडियम बनाए गए हैं। एक्वेटिक सेंटर के रूप में सिर्फ एक स्थायी आयोजन स्थल बनाया गया है। एक्वेटिक सेंटर का निर्माण कार्बन भंडारण करने वाली लकड़ी से किया गया है। एक्वेटिक सेंटर सौर पैनल से ढका हुआ है। वहीं पानी के लिए पुनर्चक्रण प्रणाली इस्तेमाल की गई है। ओलंपिक के समापन के बाद खेल गांव का सामाजिक आवास के रूप में उपयोग किया जाएगा। ओलंपिक के दौरान भोजन के 60% से अधिक विकल्प शाकाहारी होने से कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आएगी। ओलंपिक के आयोजन स्थल नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होंगे। ओलंपिक में उपयोग किए जाने वाले 90% उत्पाद रिसाइकल्ड सामग्री से तैयार हैं या दोबारा इस्तेमाल के लायक हैं। दुनिया भर में बढ़ते जलवायु संकट को देखते हुए पेरिस ओलंपिक 2024 ने एक मिसाल कायम की है और उन्होंने कार्बन के प्रभाव को कम करने के लिए खास इंतजाम किए हैं इस बार के ओलंपिक में, जिसका प्रमुख कारण है कि जलवायु संरक्षण किया जा सके और जलवायु में जो कार्बन फैल रहा है और जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके प्रभाव को कम करके एक बार फिर से वैश्विक मंच पे इसको दुरुस्त किया जा सके। तो पेरिस ओलंपिक ने यहाँ ऐसी मिसाल पेश कर दी है जो वर्षों तक याद की जाएगी और आगे आने वाले खेलों में भी इसी तरह के जो स्टेप्स हैं, कदम हैं, उठाए जाएंगे और जलवायु को बचाने की मुहिम में एक कदम और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरा सैंथिल के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज पेरिस। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज पल्लेकेले में खेला जाएगा। श्रीलंका दौरे के लिए नए कोच गौतम गंभीर और T20 के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया की ये पहली T20 सीरीज है। भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच गई है। 27 जुलाई से 7 अगस्त तक चलने वाले इस दौरे में टीम इंडिया 3-3 मैच की T20 और वनडे सीरीज खेलेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें, नमस्कार।